हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अंशु स्टूडी चैनल में। आज हम सागरीय संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। समुद्र विज्ञान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसको लेकर आज हम देखेंगे इसमें क्या क्या जो प्रश्न आपके यूजीसी नेट फर्स्ट ग्रेड या फिर किसी भी टीचर के जो है एग्ज़ाम के लिए आ सकता है। चलिए शुरू करते हैं अभी। महासागरीय जल एवं नितल से संबंधित जैविक एवं अजैविक संसाधनों को सागरीय संसाधन कहते हैं। यानी महासागरीय जल के अंदर जो भी जैविक या अजैविक संसाधन पाए जाते हैं उसको हम सागरीय संसाधन कहते हैं। सागरीय मंडल किसी भी देश के तट से सागर की ओर 3 प्रमुख मंडल निश्चित किए गए हैं, जिसे क्षेत्रीय सागर, विशिष्ट आर्थिक मंडल, उच्च सागर। यानी आप कह सकते हैं कि सागरीय मंडल के जो किसी भी देश की तट रेखा से निर्धारित होते हैं, जिसको हम आगे से अच्छे से देखेंगे। सबसे पहले देखिए क्षेत्रीय सागर। अधःस्थल के सागरों की ओर निकले हुए भागों को मिलाने वाली सीधी रेखा को आधार रेखा कहते हैं। यानी जो तट है उस तट को मिलाने वाली रेखा को हम आधार रेखा कहते हैं। स्थलीय भाग एवं आधार रेखा के मध्य, यानी आधार रेखा और स्थलीय भाग, क्योंकि आप जानते हो कटी फटी होती है तो एक आधार रेखा खींच ली जाती है, और वो तट को मिलाने वाले के बीच वाला जो सागरीय जल होता है ना, उसको हम आंतरिक जल कहते हैं। आगे देखेंगे क्या होता है ये। आधार रेखा से सागर की ओर 12 नॉटिक मील होती है, उसे क्षेत्रीय सागर कहते हैं। यानी आधार रेखा से जो 12 नॉटिक मील जो आगे की समुद्र की ओर जो लंबाई होती है उसको हम क्षेत्रीय सागर कहते हैं। क्षेत्रीय सागर को सागरीय मेखला भी कहते हैं, ध्यान रखना, सागरीय मेखला कहते हैं एक तो इसको। दूसरा सीमांत सागर भी इसी को कहते हैं, यानी क्षेत्रीय सागर को हम कहते हैं। अविच्छिन्न मंडल क्षेत्रीय सागर के आगे आने वाले सागरीय भाग को अविच्छिन्न मंडल कहते हैं। यानी कि क्षेत्रीय सागर की लंबाई तो समुद्र तट से 12 नॉटिक मील होती है, लेकिन समुद्र की जो आधार रेखा है उस आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील तक की होती है, उसको हम अविच्छिन्न मंडल कहते हैं। इस सीमा तक संबंधित देश का सीमा शुल्क, राजस्व, सामरिक सफाई पर पूर्ण अधिकार होता है। अब देखिए अविच्छिन्न मंडल 24 नॉटिक मील तक का लंबाई होती है। अब देखते हैं विशिष्ट आर्थिक मंडल। आधार रेखा से सागर की ओर 200 नॉटिक मील तक की दूरी वाले भाग को विशिष्ट आर्थिक मंडल कहते हैं, यानी ईईजेड कहते हैं। स्पेशल इकोनॉमिक जोन, यहाँ देश की खनिज संपदा, सागरीय जल शक्ति का प्रबंधन का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। अब देखिए उच्च सागर विशिष्ट मंडल के आगे, यानी 200 आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील तक तो विशिष्ट आर्थिक मंडल है, और उससे आगे उच्च सागर होता है, और वो विशिष्ट मंडल के आगे का सागरीय क्षेत्र है। यहाँ सभी देशों को मछली पकड़ने एवं खनिज विदोन का अधिकार है, यानी कर सकते हैं विदोन। अब देखिए जैसे भारत का मैंने ये थोड़ा सा बताया हूँ, इसमें भारत की ये जैसे दक्षिणी भाग को दिया हूँ मैंने यहाँ पर, और ये देखिए आप थोड़ा सा मैं इसको काटूंगा। अब आप देखिए सबसे पहले आंतरिक जल कहाँ है, मैंने एक आधार रेखा खींच रखी है। देखो सबसे पहले जो लाइन है इस तरफ, यानी सबसे पहली जो लाइन है भारत की तट के पास में, ये आधार रेखा है, क्योंकि कटा फटा तट है तो उसकी वजह से एक आधार रेखा खींच ली जाती है ताकि सीधी रेखा होती है। और यहाँ के अंदर जितने भी जो है तट के आसपास वाला जो जल है वो आंतरिक जल जिसको कहते हैं, सबसे पहले वाला है। उसके बाद में आप देखिए आधार रेखा से ये वाली जो रेखा है आगे वाली, जिसको कहते हैं हम, ये आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील क्षेत्रीय सागर होगा। और फिर आधार रेखा से आप देखिए और 24 नॉटिकल मील, यानी 12 उसके हो गए और 12 इसके, यानी 24 नॉटिकल मील आधार रेखा से जो है उसको कहते हैं अविच्छिन्न मंडल। और आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील को हम विशिष्ट आर्थिक मंडल में लाते हैं। उसी प्रकार उच्च सागर में 200 नॉटिकल मील से अधिक जो होती है वो उच्च सागर होता है। वहाँ पर सभी देशों का इसका अधिकार होता है। अब देखिए सागरीय हरा चरागाह। सागरीय हरा चरागाह क्या है, इसके बारे में आप ध्यान से देखिए। बहुत अच्छा टॉपिक है, यहाँ से प्रश्न बनने की पूरी संभावना रहती है, क्योंकि सागरीय हरा चरागाह में हर कोई कन्फ्यूजन हो जाता है। सागर की ऊपरी सतह को प्रकाशित परत भी कहते हैं, यानी सागर की जो ऊपरी परत है, सतह है, उसको प्रकाशित परत भी कहते हैं। इस परत में एक कोशिका वाले पादप प्लैंकटन प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा अपनी वृद्धि करते हैं, यानी जो है प्रकाश की ऊपरी सतह है उसको हम प्रकाशित परत कहते हैं, और वहाँ पर प्लैंकटन नामक जीव पाया जाता है।
तो ये अपनी वृद्धि बहुत तेज गति से करते हैं। तो इस परत को सागरीय चरागाह कहते हैं। किस परत को? तो सागर की ऊपरी सतह या प्रकाशित परत को ही हम सागरीय हरा चरागाह कहते हैं, क्योंकि यहाँ एक कोशिका वाले प्लैंकटन नामक जीव प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रिया द्वारा अपनी वृद्धि करते हैं। अब देखिए सागरीय बायोम क्या है। सागरीय पर्यावरण में पनपने वाले पौधे एवं जंतुओं के समुदाय व उनके आवासीय पर्यावरण को सागरीय बायोम कहते हैं। सागरीय जीवों के आवास के आधार पर उन्हें 3 कोटियों में विभाजित किया जाता है। प्लैंकटन, सागर के प्रकाशित सागर में तैरते हुए सूक्ष्म स्तरीय पौधे, यानी प्लैंकटन क्या है? तो सागर के प्रकाशित सागर में तैरते सूक्ष्म स्तरीय पौधे। नेक्टन, बड़े आकार के शक्तिशाली जंतु। दोस्तों आजकल जो है प्रत्येक कंपटीशन एग्जाम बहुत टफ होता है। आप इसी तरह से अगर तैयारी करते हो, मैंने जो नोट्स बनाए बहुत ही मेहनत से अपने हस्तलिखित तरीके से जो है हस्तलिखित नोट्स बनाए, फिर आपके सामने ये प्रेजेंटेशन है। मैंने कहीं से कोई डेटा चुराया नहीं है, बल्कि मैंने ये ज्योग्राफी का जो सारा मैटर है बहुत ही अच्छी पुस्तकों से जो है अच्छी पुस्तकों से यहाँ पर बनाया है, न कि गाइडों से। तो आप इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। अगर आप मेरे वीडियो को आप पूरा देखते हैं तो इससे संबंधित सारा जो है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है। अब देखिए प्लैंकटन मैंने बताया सागरीय तैरते हुए सूक्ष्म स्तरीय पौधे हैं, और नेक्टन बड़े आकार के शक्तिशाली जंतु हैं। अब तलवासी या बेंथस, तलवासी यानी तल पर रहने वाले, सागरीय तल में रहने वाले पादप या जंतु। प्लैंकटन क्या है? शैवाल व डायटम इस समुदाय के प्रमुख पौधे, यानी मैंने बताया आपको कि प्लैंकटन क्या है, तो सागरीय पौधे हैं, सूक्ष्म स्तरीय पौधे हैं। तो इसमें कौन कौन से आते हैं प्लैंकटन में? तो शैवाल भी आते हैं और डायटम भी आते हैं। डायटम के बारे में प्रश्न फर्स्ट ग्रेड में काफ़ी बार पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा। प्लैंकटन आ जाए कि प्लैंकटन में के कोई 2 पौधों के नाम बताइए, या फिर प्लैंकटन से संबंधित पौधे हैं, आप कन्फ्यूजन नहीं होना है। शैवाल और डायटम इसके प्रमुख पौधे हैं। कुछ लाल भूरे सूक्ष्म स्तरीय पौधों में जनन प्रस्फुट होता है, जिससे लाल भूरे पौधों का अपार समूह निर्मित हो जाता है। इसे लाल ज्वार कहते हैं। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट करना दोस्तों इसको, मोस्ट इम्पोर्टेंट। लाल ज्वार किसको कहते हैं? तो लाल ज्वार किसको कहते हैं? वो लाल यानी कुछ लाल और भूरे जो है सूक्ष्म स्तरीय पौधे होते हैं, और जनन उसमें बहुत ज़्यादा प्रस्फुट होता है, जिससे लाल और भूरे पौधों का क्या हो जाता है? समूह निर्मित हो जाता है। तो उसको हम लाल ज्वार कहते। लाल ज्वार वापस देखिए इसको, लाल भूरे समूह स्तरीय पौधों में जनन स्फोट होता है, जिससे लाल भूरे पौधों का अपार समूह निर्मित हो जाता है, उसे लाल ज्वार कहते हैं। अब देखिए सागरीय वर्षावन किसको कहते हैं? तो प्रवाल जीवों को हम सागरीय वर्षावन कहते हैं। मछली का सेवन करने से दिल की बीमारी व उच्च रक्तचाप दूर होता है एवं विटामिन बी प्राप्त होता है, जिससे प्रोटीन एवं अमीनो एसिड प्राप्त होता है। सागर के ऊपरी भाग में रहने वाली मछलियों को क्ल्यूपियाड जैसे हेरिंग, एंकोवी, गहरे सागर तली में रहने वाली मछलियों को गेड वॉयड कहते हैं। यानी सागर के जो ऊपरी भाग में जो मछलियाँ रहती है उसको हम क्ल्यूपियाड कहते हैं, जैसे हेरिंग हो गई, एंकोवी हो गई। लेकिन गहरे सागर की तली में रहने वाली मछलियों को गेड वॉयड कहते हैं, जैसे कार्ड हो गई, हेडेक हो गई। मध्य अक्षांशीय भागों में महाद्वीपीय मग्न तट मछली पकड़ने का वृहत्तम क्षेत्र है। यानी मछली पकड़ने का कौन सा क्षेत्र महत्वपूर्ण है? और वो है मध्य अक्षांशीय भाग। विश्व के मत्स्य उत्पादक क्षेत्र उत्तर पश्चिमी प्रशांत महासागर, जैसे चीन हो गया, जापान हो गया, दक्षिण कोरिया हो गया। उत्तर पूर्वी अटलांटिक क्षेत्र, नॉर्वे, ब्रिटेन, डेनमार्क प्रमुख देश, यहाँ कार्ड मछली पकड़ी जाती है। उत्तर पश्चिमी अटलांटिक क्षेत्र, देखिए यह भी इम्पोर्टेंट है। ग्रांड बैंक, चार्ज बैंक प्रमुख है, प्रमुख कार्ड मछली पकड़ी जाती है यहाँ पर भी। और मैंने आपको पहले ही बताया कि ग्रांड बैंक और चार्ज बैंक सागरी जलधाराओं में चर्चा कर चुके हैं हम इसके बारे में। दक्षिण पूर्वी प्रशांत महासागर क्षेत्र, इसके अंतर्गत पेरू व चिली मत्स्य प्रसिद्ध क्षेत्र है। पेरू के तट के पास में एंकोवी प्रजाति की मछली सर्वाधिक पकड़ी जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये कि एंकोवी मछली कहाँ पकड़ी जाती है, तो आपको बताना पेरू तट पर। पश्चिमी मध्य प्रशांत महासागर क्षेत्र, इंडोनेशिया व पूर्वी ऑस्ट्रेलिया आदि क्षेत्र। भारत में पश्चिमी तट पर कुल 75% मछली पकड़ी जाती है, जबकि 25% तट पूर्वी तट पर पकड़ी जाती है। अब बात करते हैं सागरीय कृषि की। तो सागरीय कृषि क्या है? देखिए सागरीय क्षेत्रों में मनुष्य द्वारा कुछ विधियों द्वारा मछली को
बंदी बनाकर पृष्ठ आहार या का सेवन करवाकर प्रजनन उत्पादन में वृद्धि करके बाजार में बेचने से संबंधित समस्त क्रिया सागर कृषि कहते हैं, जो जल कृषि का ही एक रूप है। तो दोस्तों मैं सीधे शब्दों में ये कह दूं कि मछलियों को बंदी बनाकर भोजन उपलब्ध करवाकर उनको बाजार तक बेचने तक की जो सारी क्रियाएं हैं वो सागरीय कृषि कहलाती है। अब देखिए ऑयस्टर की खेती यानी मछलियों से संबंधित ही एक प्रकार की खेती होती है, उसको हम जापान में निलंबन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑयस्टर की खेती को जापान में क्या कहते हैं? तो निलंबन कहते हैं। अब ऑस्ट्रेलिया में क्या कहते हैं? तो ऑस्ट्रेलिया में देखिए रेक व स्टिक कृषि कहते हैं। किसको? तो ध्यान रखना, ऑयस्टर की कृषि को जापान में निलंबर और ऑस्ट्रेलिया में रेक या स्टिक कृषि प्रणाली कहते हैं। अब बात करते हैं सागरीय खनिज के अंतर्गत भारत में अरब सागर में मुंबई हाई बसीन एलियाबेट और प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र। तो दोस्तों ये था आपका जो है टॉपिक, आप इसको वापस ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसकी स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। मैंने जो जो आपको बताया बहुत अच्छा मैटर है, एग्ज़ाम में आने वाला है। तो दोस्तों तब तक नए वीडियो के साथ में फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।